हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कुलदीप खिचड़ और आप देख रहे हैं DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल की हर अपडेट का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, आज हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जैसा कि फ्रेंड्स आपको नाम से ही पता लग रहा है। आपको मैं बता दूं, आज वर्तमान समय में हर एग्ज़ाम के अंदर सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसमें 3 टॉपिक होते हैं, 3 पार्ट होते हैं सामान्य विज्ञान के, जिसमें होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, बराबर बराबर योगदान रहता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जैसे अदर कोचिंगोज में ऐसा किया जाता है कि मतलब बायोलॉजी पहले पढ़ा दी जाती है 15 दिन और फिर 5 दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जितना अदर सब्जेक्ट का योगदान रहता है उतना ही इस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रहता है। तो फ्रेंड्स, हम कुछ चलते हैं फिजिक्स की ओर। सबसे पहले फिजिक्स की ओर चलेंगे और जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा जो तरंग। आज हम तरंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ कंफ्यूज वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, और मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा। आपको इतना ही करना है कि अपने रिव्यूज और एडवाइस और सजेशन वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक तरंग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, हम कोशिश ये करेंगे कि जो राजस्थान पुलिस और पटवार के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन ना आए। कोई भी क्वेश्चन आए तो जो हम आज पढ़ा रहे हैं आपको, वो क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा, ये विश्वास दिलाते हैं हम। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चलते हैं हम परिभाषा की ओर। तो फ्रेंड्स, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है और इसी विक्षोभ की गति को ही तरंग कहते हैं। तो हम बात करते हैं, तरंग 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें इसे निर्वात में प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। इसे अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग भी कहते हैं। इसका उदाहरण ध्वनि और जैसे अयांत्रिक तरंगों में आता है। इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसे निर्वात में प्रवाहित किया जा सकता है। इन तरंगों को निर्वात में भी प्रवाहित किया जा सकता है। इसे अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं। इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं तो प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं बता दूं, जैसे कि वर्ड आता है कि अनुदैर्ध्य, तो इसमें जैसे ध से ध्वनि, तो इसका एग्जाम्पल ध्वनि हो जाएगा। और फिर आता है जैसे अनुप्रस्थ, प्र का मतलब प्रकाश। इसको एग्जाम्पल हम याद करने के लिए देखेंगे तो प्रकाश आ जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब आता है विद्युत चुंबकीय तरंग। फ्रेंड्स, को डरने की बात नहीं है। जैसे प्रकाश, ध्वनि, हम पर्टिकुलर टॉपिक लेके चलेंगे उनका। आज हमारा टॉपिक तरंग है, तो हम केवल नॉर्मली बेसिक तरंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा अलग टॉपिक आएगा, ध्वनि का अलग टॉपिक आएगा, इससे नेक्स्ट वाला फिर प्रकाश का टॉपिक आएगा। ऐसे हम पूरा डिफाइन करके उसको समझाएंगे आपको। तो अब आता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये जो तरंगे होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये 7 प्रकार की होती हैं। अब 7 के नाम अलग अलग होते हैं, तो इनको याद करने के लिए एक सूत्र होता है। तो मैं बताऊं आपको कि याद सबके होते हैं, पर इनका क्रम वाइज याद करना बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सूत्र इसका वैसे तो गाये पदरा ऐसे लिख सकते हैं हम, तो फिर पद और रा के बीच में अस और ऐड कर देंगे इसको, मतलब पूरा सूत्र बनाने के लिए। तो जैसे ग से गामा तरंग हो जाएगा, ए से एक्स तरंग हो जाएगा, प से पराबैंगनी तरंग हो जाएगा, द से दृश्य तरंग हो जाएगा, ए से अवरक्त तरंग हो जाएगा, और स से सूक्ष्म तरंग हो जाएगा, और र से रेडियो तरंग हो जाएगा। हम इस सूत्र से इसको क्रम वाइज याद कर सकते हैं।
इसमें क्रम का ध्यान हमें ज़रूर ही रखना पड़ता है। अब आपको बताऊं कि जैसे गामा तरंगों से हम रेडियो तरंगों की ओर चलते हैं, तो हमें केवल इतना ही याद रखना है कि केवल और केवल तरंग दैर्ध्य ही बढ़ती है और सब कुछ कम होता है। गामा से हम एक्स तरंग की तरफ चलेंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, फिर पराबैंगनी तरंग की ओर चलेंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, फिर ऐसे करके रेडियो तरंग तक जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि रेडियो तरंगों से गामा तरंग की ओर आएंगे तो तरंग दैर्ध्य कम होगी, उसमें आवर्ती ऊर्जा और भेदन क्षमता ही बढ़ेगी। तो मैं आपको बताऊं कि गामा से रेडियो तरंग की ओर जाने पर केवल और केवल तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, आवर्ती ऊर्जा भेदन क्षमता सब कुछ कम होती है। रेडियो तरंगों से हम गामा तरंग की ओर आएंगे तो आवर्ती ऊर्जा और भेदन क्षमता बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, इसके लिए ये चीज़ याद रखने के लिए इन तरंगों का क्रम याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से आप एकदम बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के खोजकर्ता। अब हम जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके खोजकर्ताओं के नाम याद रखेंगे, जो एक सूत्र से याद रखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, पूरे विश्वास के साथ बता दूं, कईयों ने तो ये सूत्र पढ़ा होगा, पर जिन्होंने ये सूत्र नहीं पढ़ा उनके लिए बता दूं, आप जो आज ये पढ़ोगे आप जिंदगी भर विद्युत चुंबकीय तरंगों के खोजकर्ताओं के नाम नहीं भूल पाओगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का। तो जो सूत्र है, ये सूत्र है लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। सूत्र तो मेरे हिसाब से याद इजीली हो जाएगा, परी का नाम आ गया तो याद होना ही होना है। सूत्र है लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। तो पहला वर्ड आता है लहर। लहर का ल से हो जाएगा लघु तरंग, जिसे हम सूक्ष्म तरंग कहते हैं। सूक्ष्म तरंगों को ही लघु तरंगे कहा जाता है। और लहर में ल का लघु तरंग और हर से हो जाएगा हर्टज, अर्थात लघु तरंग सूक्ष्म तरंगों का खोजकर्ता का नाम हर्टज है। फिर आता है जैसे गांव, तो हम गांव को हम बदलकर गाब कर लेंगे, इसको गा से हो जाएगा गामा तरंग और ब से हो जाएगा बेकुरल, पाल विलार्ड भी कहा जाता है। जिसे फिर मतलब गामा तरंग के खोजकर्ता का नाम बेकुरल है। फिर आता है नाम एक राजा। एक राजा में एक का हो जाएगा एक्स तरंग और राजा का हो जाएगा रोंजन, अर्थात एक्स तरंग के खोजकर्ता का नाम रोंजन है। फिर आता है अहमद। अहमद में हम केवल पहले लेंगे अह को, जिसमें से अ का हो जाएगा अवरक्त तरंग और ह से हो जाएगा हर्षेल, अर्थात अवरक्त तरंग के खोजकर्ता का नाम हर्षेल है। फिर आता है मद। मद के अंदर जैसे दीर्घ तरंग कहते हैं रेडियो तरंगों को, रेडियो तरंगों को ही दीर्घ तरंग कहा जाता है। फिर जैसे इसमें उल्टा करेंगे, मद है तो द का दीर्घ तरंग और फिर मैं का मार्कोनी या मैक्सवेल भी आता है कहीं पर, तो इसका दीर्घ अर्थात दीर्घ या रेडियो तरंगों के खोजकर्ता का नाम मार्कोनी होता है। खोजकर्ता का नाम मार्कोनी है। फिर आता है परी। अब परी का नाम याद आ गया होगा आपको, और मैं विश्वास क्या आपको मैं बता दूं कि इस नाम को आप नहीं भूल पाओगे बिल्कुल भी। तो परी से हो जाएगा पराबैंगनी, प का पराबैंगनी हो जाएगा और री का रीटर हो जाएगा, यथार्थ पराबैंगनी तरंगों के खोजकर्ता का नाम रीटर है। फिर आता है परिदर्शन। दर्शन वर्ड आ गया तो दर्श का दृश्य तरंग हो जाएगा और न से न्यूटन हो जाएगा, अर्थात दृश्य तरंगों के खोजकर्ता का नाम न्यूटन है। उम्मीद है आपको ये चीज़ तो कन्फर्म याद हो गई होगी और इसको आप एक बार जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से आप एक बार पुनः इसको प्रयास करें, याद करें। आप इसको 100% आप भूल नहीं पाएंगे इस सूत्र से।
अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है तरंग दैर्ध्य। इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, अभी ये चीज़ क्या है तरंग दैर्ध्य, नाम की ये जड़ है क्या, तो मैं बताऊं। इसकी परिभाषा होती है वह न्यूनतम दूरी जिसके बाद तरंग की पुनरावृत्ति हो उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसको मैं बता दूं, इसको लैम्डा से डिफाइन किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है इसको लैम्डा से। आप जैसा कि ये चित्र में देख रहे हैं, जो ये आड़ी रेखा चल रही ये तरंग है, और इसको लैम्डा में तरंग दैर्ध्य बताऊं कि ये राउंड ऊपर से होके नीचे से होके वापस जो अक्ष वाली ये लाइन है इस पर पहुंचती है, तो ये इसका एक पूरा चक्कर होता है। फिर वापस पुनरावृत्ति होती है वैसी की वैसी सेम टू, ऊपर से नीचे से वापस घूमती है, फिर ऊपर से नीचे से, ऐसे इसका क्रम चलता रहता है। तो जो इसका पहला चक्कर की इसकी दूरी होती है ये लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अब जो ये आप रेड अक्षर में देख रहे हैं, जो ए है, जो अक्ष से इसकी जो ऊंचाई है, जो कितनी ऊंची तक उठ रही है, ये आयाम ए इक्वल टू आयाम होता है। ये मध्य स्थिति से चरम बिंदु के बीच की दूरी होती है, ए इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। आपको बताऊं कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रोम में मापा जाता है। तो आपको बताऊं कि एक एंगस्ट्रोम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, और इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाता है इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं हम। अब आता है आवर्ती। अब इसको भी देख लेते हैं ये क्या चीज है कि चक्कर प्रति सेकंड को आवर्ती कहते हैं, अर्थात एक सेकंड के अंदर होने वाले चक्कर को आवर्ती, चक्रों की संख्या को आवर्ती कहा जाता है। आवर्ती इक्वल टू होता है 1 समय, वो 1 टाइम या 1 समय, 1 टाइम इक्वल टू जैसे 1 जैसे समय को हम सेकंड से डिफाइन करते हैं, और हम इसको सेकंड इनवर्स जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको हर्ट्ज HZ से डिफाइंड किया जाता है। आवर्ती को हर्ट्ज से परिभाषित प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे आवर्ती का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिल की आवर्ती क्या होती है। मैं आपको बताऊं, इसको ध्यान से देख लीजिए। दिल का आवर्तकाल भी आता है, नाम सेम लग रहे होंगे पर दोनों का आंसर अलग अलग होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके आगे दिल का आवर्तकाल भी बताऊंगा। इसमें जैसे पूछा जाए कि दिल की आवर्ती क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर हमारा दिल 72 बार धड़कता है, तो 60 सेकंड के अंदर भी 72 बार ही धड़केगा। तो 60 सेकंड में जैसे चक्कर हो गए 72 बार धड़कता है, तो 72 चक्कर हो गए, तो 60 सेकंड के अंदर 72 चक्कर, तो 1 सेकंड के अंदर कितना हुआ कि 72/60 इक्वल टू 1.2। जैसे आवर्ती को हर्ट्ज में जैसे HZ से हम डिफाइन करते हैं, तो 1.2 हर्ट्ज। इसको ध्यान से देख लिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे मैं बता रहा हूं आपको, आवर्तकाल के बारे में भी बता रहा हूं। अब चलते हैं हम आगे। अब आता है आवर्तकाल। अब जैसे एक आवर्ती का भी आप इसमें जो ये परिभाषा है इसमें भी 100% कंफ्यूज होंगे। मैं आपको बता दूं कि आवर्ती में तो होता है कि 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, और आवर्तकाल में होता है कि 1 चक्कर में लगाया समय। दोनों परिभाषाएं अब भी सेम लग रही हैं आपको, पर बताऊं कि रात और दिन का फर्क है इसमें। उसमें 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या है, और आवर्तकाल में 1 चक्कर में लगा समय है। तो अब जैसा कि उसमें भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें भी क्वेश्चन आ जाएगा कि दिल का आवर्तकाल क्या हो सकता है, दिल का आवर्तकाल क्या हो सकता है। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसमें देख लो कि इसमें होगा कि जैसे कि 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, तो 72 बार कितने मिनट में धड़केगा? 1 मिनट में। 60 सेकंड के अंदर धड़केगा, तो 72 चक्कर हो गए 60 सेकंड के अंदर, तो 1 चक्कर हो गया 60/72 इक्वल टू 0.8 सेकंड। इसका आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल समय में आएगा तो 0.8 सेकंड इसका आवर्तकाल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब चलते हैं आगे की ओर। तो अब आता है अनुदैर्ध्य तरंगे। हमने स्टार्टिंग में टॉपिक के इसी वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था, होता क्या है अनुदैर्ध्य। अब जैसे ध्वनि, इसका उदाहरण ध्वनि बताया था, आपको याद करने के लिए बताया कि ध से ध्वनि हो गया। इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं कि इसमें कण व तरंग का विस्थापन परस्पर समांतर होता है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कण एक समांतर दिशा में चलते हैं, एक समान दिशा के अंदर चलते हैं। आप देख रहे हैं चित्र के अंदर,
फिर आता है इसके बाद में हम देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगें, प्र से प्रकाश होता है, याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, प्र से प्रकाश। इसमें होता है क्या, मैं आपको बताऊं कि इसमें कण व तरंग का विस्थापन परस्पर लंबवत होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि कण और तरंग जो विस्थापित होते हैं वो लंबवत दिशा में होती हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि 90 डिग्री का आपको एक कोण बना हुआ लग रहा है। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो तरंग का टॉपिक है यहीं खत्म होता है, हमारा ये टॉपिक होता है। और हम जो नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे प्रकाश ध्वनि या मतलब जो भी टॉपिक होंगे हम पूरा कंप्लीट करेंगे, वन बाय वन सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अगर आज वाले इस टॉपिक में आपको मज़ा नहीं आया हो, कोई कमी रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर ये कमी रह गई, हम अगले वीडियो में सुधारेंगे। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो, कोई कंफ्यूज हो गया हो, तो वीडियो को कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए, ना कि लाइव चैट में, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। और वो कोई भी सॉल्यूशन हम दोबारा से मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करूँगा आपको जो सॉल्यूशन देने का। और कोई सजेशन, कोई एडवाइस आपकी तरफ से हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। शेयर वेयर करने की कोई नहीं है, हमें पढ़ना है, हमें यहाँ पे शेयर वेयर होता रहेगा। लॉकडाउन का बढ़िया तरीके से मजा लो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।